नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS अकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करें। उनकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप शुरू से क्लासेज देख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स की कमेंट्स आ रही थी कि मैम ये क्लास चल नहीं रही है या ये क्लास में कोई समस्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी क्लासेस चल रही हैं। आप पुनः देखिए, हो सकता है नेटवर्क इशू आपके यहाँ रहा हो या कोई अन्यत्र समस्या आपके फ़ोन की रही हो जिसकी वजह से ना ही कोई क्लास नहीं चली हो। तो इसी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी सुविधा के अनुसार आप जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं तैयारी बहुत बेहतर आप कर सकते हैं यदि आप हमारी सारी क्लासेस देखते हैं। तो इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो आप जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए, विशेष ऑफर स्वतंत्रता दिवस पे था तो अब आगे नहीं पता कब आए, लेकिन अभी आप जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के लिए वो ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है और प्रामाणिक पुस्तकों के अध्ययन से बनाई जा रही है। 50 टेस्ट पेपर हैं, 6250 प्रश्न आपको मिलेंगे, एकदम नवीन मिलेंगे, जिसमें आपको चाहिए कि हाँ इस प्रश्न को हमें, इस प्रश्न का जो अन्यत्र उत्तर है वो भी हमें चाहिए, तो वो भी आपको जो आपका प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जो चैट है उसमें दे दी जाती है, क्योंकि आपको एक ग्रुप से हम ज्वाइन करवा देते हैं। चलिए बात कर रहे हैं इस समय हम कवियों में इससे पहले के कवियों में हमने देखे थे अज्ञेय जी को, और आज हम देख रहे हैं मुक्तिबोध जी को। मुक्तिबोध जिन्होंने लिखी है अंधेरे में लंबी कविता, भ्रम राक्षस, भूल गलती। ठीक है, तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, काव्य संसार है, क्या है, कैसे है, इस सब को एक दृष्टि में देखने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य इतना रहता है कि हम जिस कवि को पढ़ रहे हैं उससे जो एक विकल्पीय रूप में जो तथ्य हैं वो आपके एक ही बार कंप्लीट हो जाएं। बाकी उपन्यास में उपन्यासकार को भी उपन्यासकार के रूप में पढ़ेंगे, कहानी में कहानीकार के रूप में भी हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हम इन पे नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पे समय देते हैं। ठीक है, तो चलिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये सब आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम वास्तविकता में हमारे लिए मेहनत कर रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत कर रही हैं, देखिए वो पेड है। आपका जो बैच टेस्ट पेपर है तो उसका चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें टाइपिंग का चार्ज देना पड़ता है। मैं अपना श्रम तो कुछ आपसे ले ही नहीं रही हूँ, क्लासों में मैंने आपसे 1 रुपया श्रम नहीं लिया है, और जबकि आपको विधिवत रूप से प्रामाणिकता के साथ में आपको सारी क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद भी कुछ टीका टिप्पणियाँ होती रहती हैं, तो देखिए मैं उन टीका टिप्पणियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उनसे मेरा कोई सार्थक सिद्ध नहीं होता है। और आप भी इन तथ्यों पे ध्यान ना दिया करिए कि कोई क्या कह रहा है। देखिए, कहने वालों का कहना होता है, वो कह के चले जाते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि गूगल का कॉपी पेस्ट है, तो भाई गूगल का कॉपी पेस्ट हो सकता है, आपकी दृष्टि में हो सकता है, लेकिन जो नवीन कैंडिडेट है जिसको ABCD नहीं पता है अभी, तो उसके लिए तो सब चीज़ नहीं है ना। तो हो सकता है कॉपी पेस्ट करके भी, लेकिन समझाना, तरीकों को, तथ्यों को तैयार करवाना, ये अपने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। चलिए बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। मुक्तिबोध का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? श्योपुर, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ग्वालियर के पास में। निधन 1964 ईस्वी में इनका हुआ था। किनका? मुक्तिबोध जी का। ठीक है, बात कर लेते हैं पिता। तो पिता थे माधवराव, माता पार्वतीबाई इनकी माता का नाम था। माता पिता से भी प्रश्न बन जाता है जो अच्छे कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं। रचनाएं यानी कि काव्य संग्रह की बात कर लें तो काव्य संग्रह में इनका एक है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये इनकी विशेषता रही है कि इनका कोई भी काव्य संग्रह इनके जीवित रहने पर प्रकाशित नहीं हुआ था। ठीक है, काव्य संग्रह की हम बात कर रहे हैं 1964 ईस्वी में, और ये इनके जो है मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, यानी कि इनके निधन के बाद चांद का मुंह टेढ़ा है ये प्रकाशित हुआ था। संकलन करता, यानी कि इसका जो संपादन एक तरीके से करवाया था वो श्रीकांत वर्मा ने किया था। ठीक है, श्रीकांत वर्मा जी ने करवाया था।
बात कर लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, जो एक समीक्षक इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसको एक बड़े कलाकार की स्केच बुक, इस काव्य संकलन को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। किस रचना को कहा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक? तो आपका चांद का मुंह टेढ़ा किसकी? मुक्तिबोध का काव्य संकलन है, इसको कहा है। बात कर लेते हैं दूसरा काव्य संकलन है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल 1980 का है काव्य संकलन, ये भी मुक्तिबोध जी का ही है। इसी के बाद में कविताओं में बात कर लेते हैं जो इनकी कविताएं हैं। अंधेरे में लंबी कविता। अंधेरे में लंबी कविता बहुत महत्वपूर्ण है और इसके विषय में जैसे कि आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, आप बात करेंगे कामायनी, इनको जो जो आलोचकों ने मतलब अपनी अपनी दृष्टि से समीक्षा के रूप में कोई नाम दिया है। उसी तरह अंधेरे में लंबी कविता को, अंधेरे में जो कविता है एक लंबी कविता है और ये अकेली ही कम से कम भी नहीं 57-58 पृष्ठों की एक कविता रहती है। तो इसको आलोचकों ने अपने अपने नाम से, अपने अपने अनुसार नामों से परिभाषित किया है। तो आगे देखेंगे अंतिम में चल के इसको। दूसरी कविता है भ्रम राक्षस। भ्रम राक्षस अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, पता नहीं। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं, पता नहीं किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध जी की है। ठीक है, जैसे विकल्प में भी आता है, जैसे आप कभी किसी से प्रश्न पूछो कि ये रचना किसकी है, तो वो कहते हैं कि पता नहीं। अब कहिएगा कि पता नहीं किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध जी की है। ठीक है। लकड़ी का बना रावण, एक अंधा कथा, नक्षत्र खंड, मेरे सहचर मित्र मुझे याद आते हैं, चंबल की घाटी में। देखिए, अगर आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस है, अंधकरण के आयतन की तरह वो अंधेरे में घूम रहा है, भूल गलती, और वो भूल गया है, उससे भूल गलती हो गई है कि उसका रास्ता कहाँ है, वो उसको रास्ते का पता नहीं है। साथ ही में लकड़ी का रावण उसको दिखाई दे जाता है और एक अंधे कथा उसको लगती है कि ये रावण जो है, लकड़ी का रावण जो है, इसकी कोई कथा थी। ठीक है, अंधा कथा तो, और नक्षत्र खंड मेरे सहचर मित्र, और वहीं पर नक्षत्र खंड में उनको उनके सहचर जो मित्र होते हैं वो मिल जाते हैं, जो उनको याद आ रहे होते हैं। और उसी के साथ में चंबल की घाटी उनको दिखाई दे जाती है कि हाँ, मैं कहाँ भूला था अंधेरे में, मैं कहाँ पे था, चंबल की घाटी में था। तो जो भी आपको ट्रिक लगे आप लगा लीजिएगा। मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सरल रूप में मुक्तिबोध जी ने लिखा है और हो सकता है मेरा भी कॉम्बिनेशन इसी तरह रहा तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जो भी आप कोई शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कविताओं की ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी कविताएं हैं मुक्तिबोध जी की। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मुक्तिबोध जी के साहित्य में ही, क्योंकि इनके संबंध में जो कथन वगैरह है और अंधेरे में लंबी कविता के विषय में भी जो कथन है वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले आलोचना के क्षेत्र में। पहले कर लेते हैं कहानी। कहानी संग्रह में यदि बात करें तो कहानी संग्रह में इनकी है काठ का सपना। पहला संकलन है काठ का सपना। काठ का सपना 1967। दूसरे नंबर पे बात करें सतह से उठता हुआ आदमी। सतह से उठता हुआ आदमी। सतह से उठता हुआ आदमी, ये इनका काव्य संकलन है, कहानी संग्रह है। बात कर लेते हैं उपन्यास में। उपन्यास में यदि बात करें तो उपन्यास है इनका विपात्र, उपन्यास है। वहीं पर निबंध संग्रह की यदि बात करें तो निबंध संग्रह में मुक्तिबोध का देखने को मिलता है भारत इतिहास एवं संस्कृति। भारत इतिहास एवं संस्कृति इनका देखने को मिलता है। समय की बात करें तो 1962 ईस्वी का ये इनका इतिहास वो निबंध संग्रह है। आलोचना में बात कर लेते हैं। आलोचनात्मक जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी लिखी हैं मुक्तिबोध ने? तो पहली है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार
या पुनर्विचार 1952। दूसरे नंबर पे बात करें तो नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। और समय की बात करें तो 1968। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी। समय की बात करें तो 1965 है। समय इधर उधर हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा, बाद में नोट कर लिया कीजिए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और इसी के बाद में एक अन्य है इनका नए निबंध, नए निबंध। तो ये आपका मुक्तिबोध जी के आलोचनात्मक साहित्य की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा है तार सप्तक। तार सप्तक में बात करें तो तार सप्तक में जो इनकी संकलित कविताएं थीं वो 17 कविताएं हैं। तार सप्तक में इनकी 17 कविताएं संकलित हैं, संकलित हैं, जिनमें 2-3 यहाँ पे देख लेते हैं। आत्मा के मित्र मेरे, जो महत्वपूर्ण लगी थी, आत्मा के मित्र मेरे। 17 के 17 लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे बात कर लें तो दूर तारा। तीसरे नंबर पे बात कर लें तो मृत्यु और कवि, मृत्यु और कवि। वो इस पे ध्यान दीजिएगा, लेखनी में कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत। मृत्यु और कवि। नूतन अहम, नूतन अहम। 5वें नंबर पे है सृजन क्षण। 7वें नंबर की बात करें तो आत्मसंवाद। और 8वें नंबर पे यदि बात करें तो हाँ नहीं, यही है इनकी। और द्वितीय सप्तक या कहें दूसरे सप्तक में, दूसरे सप्तक में इनकी, और बात कर ले तो दूसरे सप्तक में भी जो है इनकी 17 कविताएं ही संकलित हैं, क्योंकि जहाँ से तथ्य मिला है उसमें 17 कविताएं ही संकलित हैं, कविताएं ही संकलित हैं। तो ये थे आपके मुक्तिबोध जी। इसी के बाद में आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे अब इनके कथनों पे। कहानी संग्रह की बात कर ले तो कहानी संग्रह है काठ का सपना। काठ का सपना 1967 में है। सतह से उठता हुआ आदमी, ये 2 इनके कहानी संग्रह है। कहानियों में जब पढ़ेंगे पुनः देखेंगे इनको। उपन्यास विपात्र है। निबंध संग्रह में भारत इतिहास एवं संस्कृति 1962 यानी कि 1962 का निबंध संग्रह है। आलोचनात्मक या समीक्षात्मक कृतियों में यदि इनकी बात करें तो कामायनी एक पुनर्विचार 1952 का है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1968 का है। एक साहित्यिक की डायरी 1965 का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनका आलोचनात्मक कृति है। और नए निबंध, ये भी इनकी आलोचनात्मक कृति है। तार सप्तक में इनकी 17 कविताएं संकलित हैं। और तार सप्तक में जो है आत्मा के मेरे मित्र, दूर तारा, मृत्यु और कवि, नूतन अहम, सृजन क्षण, आत्मसंवाद, ये इनकी जो 17 कविताएं हैं उनमें से है। और दूसरे सप्तक में विशेषता ये है कि इनके जो तार सप्तक है उसमें भी 17 कविताएं संकलित हैं, और जो दूसरा सप्तक है उसमें भी इनकी 17 कविताएं संकलित हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कथनों पे चर्चा करते हैं। चलिए, कथन इसलिए थोड़ा सा हम करा दे रहे हैं क्योंकि अभी जो काम थोड़ा अतिरिक्त रुका हुआ था वो अभी आपको भी दिया नहीं गया है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि अतिरिक्त भार क्यों ढोएं, इसीलिए यहीं पे करा देते हैं। बाकी का जो शेष बचा हुआ है उसको भेज दिया जाएगा। पंक्तियाँ आपको एक ही बार भेज दी जाएंगी, आप परेशान ना होइए। पंक्तियों को लेके बच्चों के फ़ोन आते हैं, आप परेशान ना होइए। कथनों में बात कर लेते हैं। तो पहला है मुक्तिबोध कठिन समय के,
पहले आप अंधेरे में कविता के संबंध में, कविता के संबंध में आलोचकों के मत, आलोचकों के कथन कह लीजिए या मत कह लीजिए, जो भी आपको उचित लगे आप उस तरीके से अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं कि अंधेरे में लंबी कविता, अंधेरे में लंबी कविता एक अपराध भावना का अनुसंधान है, अपराध भावना का अनुसंधान है। ये कहा है आपके रामविलास शर्मा जी ने। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आपके डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें तो इन्होंने कहा है अंधेरे में कविता, अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज है, अस्मिता की खोज है। किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे कहते हैं कि अंधेरे में कविता, अंधेरे में कविता एक लावा है। ये कहा है आपके प्रभाकर माचवे जी ने। इसी के बाद में बात कर लेते हैं एक डॉक्टर रामविलास शर्मा की ही बच गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक और कथन है अंधेरे में लंबी कविता, अंधेरे में कविता, अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है, आरक्षित जीवन की कविता है। ये किसने कहा है? ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो पांचवें नंबर पे बात कर लेते हैं निर्मला जैन की। निर्मला जैन समीक्षक के रूप में अच्छी हैं। इन्होंने कहा है कि अंधेरे में कविता अंधेरे में कविता अंथा स्थल का विप्लव है, अंथा स्थल का विप्लव है। ये किसने कहा है? तो निर्मला जैन जी ने। इसी के बाद में बात कर लेते हैं इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान जी ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि अंधेरे में लंबी कविता आत्म संशोधन का अनुसंधान है। अंधेरे में कविता आत्म संशोधन का, आत्म संशोधन का अनुसंधान है। यानी कि अंधेरे में कविता को आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने कहा है? तो ये कहा है इंद्रनाथ मदान जी ने। ठीक है, और एक वो सब हम देख चुके हैं। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपके इसके प्रकाशन के उसमें। तो अंधेरे में लंबी कविता, अंधेरे में लंबी कविता आशंका, अंधेरे में लंबी कविता आशंका के दीप, अंधेरे में नाम से सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका थी, कल्पना के 1964 के अंक में छपी थी। कौन सी छपी थी? तो आपकी अंधेरे में लंबी कविता यानी कि आशंका के दीप अंधेरे में, इसका जो पहला प्रकाशन है वो 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे के नाम से हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं थोड़ा सा। चलिए बात कर लेते हैं अंधेरे में कविता के संबंध में आलोचकों ने क्या कहा है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि अंधेरे में लंबी कविता एक अपराध भावना का अनुसंधान है। अंधेरे में लंबी कविता को अपराध भावना का अनुसंधान किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। नामवर सिंह ने अंधेरे में लंबी कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। किसमें कहा है? दूसरी परंपरा की खोज, जो इनकी एक आलोचनात्मक कृति है, उसमें कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। इसी के साथ में प्रभाकर माचवे कहते हैं कि अंधेरे में कविता एक लावा है। अंधेरे में लंबी कविता को लावा किसने कहा है? तो प्रभाकर माचवे ने। रामविलास शर्मा पुनः कह रहे हैं कि अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है। अंधेरे में लंबी कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। निर्मला जैन जी ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। अंतःस्थल का विप्लव अंधेरे में कविता को किसने कहा है? तो निर्मला जैन जी ने। इंद्रनाथ मदान जी ने अंधेरे में कविता को आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। ठीक है, अंधेरे में लंबी कविता जो सबसे पहले थी वो आशंका के दीप अंधेरे में नाम से 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुक्तिबोध के संबंध में जो आलोचकों के कथन रहेंगे उन पे चर्चा करेंगे। अभी जो चर्चा की थी वो की थी मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में लंबी कविता पे। ठीक है, चलिए कुछ कथनों पे बात कर लेते हैं जो थोड़े से विशेष हैं। ठीक है, पहले नंबर पे बात करते हैं, मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं। पहला है, मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं। उनकी कविताओं का स्थापत्य स्थिर और सुपरिभाषित नहीं है। और ये कथन कहा है अशोक वाजपेयी ने। कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है अशोक वाजपेयी जी ने। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। दूसरा कथन है, मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने। किसको? फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। मुक्तिबोध की कविता लावा है, ये प्रभाकर माचवे जी ने कहा है। अगला कथन देखते हैं, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है। काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है। और ये कथन किसने? लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। और रहस्यवाद का विराट पुरुष, बूंद बावड़ी, विराट पुरुष भी है। और ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है आपके रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा जी ने ये कथन कहा है।
आगे बात कर लेते हैं एक और कथन में। नई कविता में मुक्तिबोध की, कथन है नई कविता में मुक्तिबोध की, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में मुक्तिबोध की, वही स्थिति है, वही स्थिति है जो छायावाद में, जो छायावाद में निराला की थी, जो छायावाद में निराला की थी। और ये जो कथन कहा है, ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, इसी के बाद में बात कर लेते हैं मुक्तिबोध ने पत्र, मुक्तिबोध ने जो पत्रों का संपादन किया है किस किस का किया है। तो एक है आपका हंस पत्र, हंस पत्रिका का संपादन, नया खून, और है जय हिंद, जय हिंद। इन पत्रिकाओं से मुक्तिबोध सदैव जुड़े रहे थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका जो मुक्तिबोध है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बात कर लेते हैं पहले कथन की। मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं, मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं। उनकी कविताओं का स्थापत्य स्थिर और सुपरिभाषित नहीं है, ये कथन अशोक वाजपेयी जी ने कहा है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी, ये कहा है रामविलास शर्मा ने। यानी कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद यानी कि अहमवाद, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, इस चीज़ की खोज आपने देखा होगा अंधेरे में लंबी कविता में होती है। भ्रम राक्षस जो एक फंस जाता है वो भी अपने अस्तित्व की खोज करता है, लेकिन अस्तित्व की खोज अंत तो गत्वा हो तो जाती है, लेकिन कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष। और रहस्य में है क्योंकि जब वो एक उसमें भूल गलती की जब आप बात करेंगे तो उसमें फंसा हुआ है, अंधेरे में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रहस्यवाद है, दार्शनिकता की बात यहाँ पे मुक्तिबोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कथन रामविलास शर्मा जी ने कहा है। इसी के बाद में है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है। नई कविता के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला जी की थी। यानी कि निराला जी को भी समय रहते जब उन्होंने इतना साहित्य लिखा तो उनको प्रताड़नाएं मिलती रही, लेकिन बाद में उनका साहित्य आज के समय में देखा तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है, यानी कि उनको भी नाम नहीं मिला जो छायावाद में निराला की थी। छायावाद में निराला जी को भी नाम नहीं मिल रहा था। तो ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। पत्र संपादन में या पत्रिका के संपादन में यदि बात करें मुक्तिबोध की तो हंस पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। नया खून और जय हिंद इनका संपादन इन्होंने किया था। किसने? मुक्तिबोध जी ने। ये रही आपकी इतिश्री, यहाँ पे हो गई है आपके मुक्तिबोध जी पे। और जैसा कि थोड़ा सा बता दें 9568802463 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, 50 टेस्ट पेपर हैं, बाकी सब आप कोई पुरानी क्लास देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके मुक्तिबोध जी कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर अन्य किसी रचनाकार के साथ में मिलेंगे और उनकी समग्रता के साथ में यदि कोई छोटे रचनाकार होंगे तो उनके साथ में एक और छुटके भैया को उठा लाएंगे। क्या करेंगे, हम लोगों को तो सिलेबस कंप्लीट करना है और आप भी पढ़ते रहिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों का रिवीजन करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी भी वो हो जाइए। क्लास को अब तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जितना हो कमेंट करने के बाद में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।